हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपको गॉस थ्योरम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। एक्चुअली गॉस थ्योरम है क्या? गॉस तो पहले जान लीजिए, एक साइंटिस्ट का नाम है। यही साइंटिस्ट गॉस साहब ने एक थ्योरम दिया है। ये थ्योरम क्या दिया है? दरअसल इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आप पढ़े, जैसे कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकालने के लिए पढ़ लिए 1/4πε0 Q/r²। उसी तरह यदि कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालने के लिए जाएंगे। उसी तरह यदि मल्टीपल चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, तो मल्टीपल चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए जाएंगे। उसी तरह यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है रखा हुआ है शॉर्ट डिस्टेंस पर, उस केस में भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए जाएंगे एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। लेकिन ये जितना भी चार्ज है, चाहे पॉइंट चार्ज है, चाहे मल्टीपल चार्ज है, चाहे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये सब मिला जुला करके कैसा है? एक पॉइंट चार्ज की तरह ही है, या जिसका शेप एंड साइज फिक्स्ड हो, तब उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। लेकिन कुछ ऐसा चार्ज बॉडी है, बहुत बड़ा है, जैसे कोई लीनियर चार्ज है, कोई स्फेरिकल चार्ज है, कोई प्लेन चार्ज है, कुछ ऐसा चार्ज है जहां हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाल सकते हैं। तो जहां डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए एक थ्योरम दिया गया है। गॉस साहब ने एक थ्योरम दिया है जिसको हम लोग कहते हैं गॉस थ्योरम। और इस गॉस थ्योरम के आधार पर कैसा भी कोई चार्ज बॉडी हो, हर एक तरह के चार्ज बॉडी के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो आज हमको वही गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ना है। लेकिन उस गॉस थ्योरम जानने के पहले हम कुछ आपको टर्म बताते हैं। कुछ टर्म्स जान लेना जरूरी है जो गॉस थ्योरम में बार बार यूज होता है। जैसे एक टर्म है, इसको हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? नॉर्मल केस में एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी लिया जाता है। नॉर्मल केस में एरिया स्केलर क्वांटिटी लिया जाता है। लेकिन वही एरिया जब वेक्टर की तरह यूज होता है तब उसको एक नया नाम दे दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। तो कह सकते हैं एरिया वेक्टर क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड तो वही होता है जो आप जानते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? उस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर यदि आप डाल देते हैं तो वही होता है, उसका डायरेक्शन होता है। तो कह सकते हैं एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर quantity which magnitude is obtained by गिवन सरफेस। जिस तरह का सरफेस है, स्क्वायर सरफेस है तो एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर। यदि रेक्टेंगुलर सरफेस है तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। यदि सर्कुलर सरफेस है तो πr²। यदि कोई स्फेरिकल सरफेस है तो 4πr²। मतलब जिस तरह का सरफेस है उस तरह का सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया।
तो एरिया वेक्टर क्या है? इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज ऑब्टेन्ड बाय द गिवन सरफेस एंड डायरेक्शन is given along the perpendicular, या इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द सरफेस गिवन। मतलब यदि कोई सरफेस है तो सरफेस, जैसे कोई ये सरफेस है, इसका सरफेस का मैग्नीट्यूड है ds, तो a हो गया एरिया, ds का एरिया, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका आता है कि इस पर परपेंडिकुलर, इसको इस तरह डिनोट करते हैं। तो इस तरह इसको लिखते हैं, ds को एरिया वेक्टर हो गया, ds मैग्नीट्यूड हो गया, एक यूनिट हो गया, वेयर ds क्या है? a हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, और ये क्या है? ये है यूनिट वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर, और यही डायरेक्शन बताता है, which show the direction of area vector। ds क्या हो गया? ds हो गया एरिया वेक्टर, ds उसका मैग्नीट्यूड, एनकैप हो गया यूनिट वेक्टर जो उसका डायरेक्शन बताएगा। तो कह सकते हैं एरिया वेक्टर क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है विच मैग्नीट्यूड इज ऑब्टेन्ड बाय द गिवन सरफेस एंड डायरेक्शन इज गिवन अलोंग द परपेंडिकुलर टू द सरफेस गिवन। जो भी सरफेस दिया हुआ है उसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। अब एक और टर्म आ जाइए, एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इसके पहले आप पढ़े हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़े हैं। पहले तो जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक को कहते हैं क्वालिटेटिव डिफिनेशन, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव डिफिनेशन। तो क्वालिटेटिव डिफिनेशन क्या है? क्वालिटेटिव डिफिनेशन मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, उसके क्वालिटी के बारे में बताता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, उसके क्वालिटी, उसका क्वालिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वालिटी क्या है। कहता है कि कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहीं से पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहा है, तो कहता है कि बीच में कोई एरिया है, यही एरिया है। यह जो एरिया है इससे कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है। जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करता है वही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्वालिटेटिव डिफिनेशन बताता है, उसका क्वालिटी के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड is the total number of electric lines of force passing through the surface direction normal to the surface। क्या कह सकते हैं क्वालिटेटिव डिफिनेशन? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through
passing through the given area is called electric flux. कोई यदि एरिया दिया हुआ है, यही एरिया मान लेते हैं, ये हो गया एरिया हो गया, तो इस एरिया से, एरिया वेक्टर से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करता है वही उसका कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अब कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है इसको काउंट करना पॉसिबल नहीं, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब इसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे हम मेजरमेंट करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजरमेंट करने के लिए एक फार्मूला है, तो जो फार्मूला से हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव डिफिनेशन। क्या कहेंगे इसको? इसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव डिफिनेशन। क्वांटिटेटिव डिफिनेशन। क्वांटिटेटिव डिफिनेशन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वांटिटी हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आपको बता दें कि यह जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यह स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां इसको हम लोग लिख भी देते, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये तो स्केलर क्वांटिटी है। अब कहता है कि इस स्केलर क्वांटिटी मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजरमेंट करने के लिए कहता है कि अब यहां पर हम टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मेजरमेंट को काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? कहता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल लीजिए, ई। मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो एरिया है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो कहता है कि यह जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का यदि आप डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो वही जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही कहलाता है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E and area vector। जैसे एक कोई है, यही मान लेते हैं एरिया वेक्टर है, एरिया डीएस है, इस पर परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर का। कहता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग d5 से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, छोटा एरिया एलिमेंट है, तो छोटा एरिया एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटा होगा।
तो कहता है डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस हो जाएगा। जहां ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डीएस हो गया स्मॉल एरिया एलिमेंट हो गया या एरिया वेक्टर हो गया, या इसको ये भी कह सकते हैं कि डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डीएस कॉस थीटा। जहां थीटा क्या हो गया, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ए है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ए है, दोनों का बीच का एंगल है थीटा। तो थीटा क्या है, दोनों का बीच का एंगल है। वेयर थीटा क्या है, तो कहता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड एरिया वेक्टर डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का कोण। तो अब आप जान गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको दो तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। एक क्वालिटेटिव डिफिनीशन कहते हैं, एक क्वांटिटेटिव डिफिनीशन। क्वालिटेटिव डिफिनीशन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, उसका क्या क्वालिटी है। तो होता क्या है, यदि कोई एरिया वेक्टर है, उससे कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करता है, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, दैट नंबर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट इट कैन नॉट बी मेजरमेंट। इसको मेजरमेंट किया नहीं जा सकता है, टोटल नंबर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्वालिटी तो बताता है, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये तो बताता है, लेकिन उससे हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए एक नया डिफिनीशन हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव डिफिनीशन। क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। क्या कहता है, यदि कोई एरिया दिया हुआ है, मतलब एरिया वेक्टर दिया हुआ है, वहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर को यदि हम डॉट प्रोडक्ट कर दें, स्केलर प्रोडक्ट कर दें, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकल जाता है। तो मान लेते हैं दोनों का बीच का तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डीएस हो गया। अब दोनों का बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट ए ई डीएस कॉस थीटा भी कर सकते हैं। और ऐसे भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, तो वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी आता है। तो ऐसे भी हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। ये तो हो गया उसका डिफिनीशन। अब जरा पहले इसका हम लोग देख लें, यूनिट डायमेंशन इसका देखें। हाँ, एक चीज तो हो गया, ये हो गया। अब इसका जरा हम लोग देखें, ये तो हो गया छोटा एरिया। अब इसी तरह यदि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें, तो इसी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स over the whole surface या होल सरफेस लिखिए, होल सरफेस। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। यहां देखिए, यहां इंटीग्रेशन का इस तरह का साइन देते हैं। क्लोज सरफेस के लिए रहता है, होल सरफेस के लिए रहता है, तो इस तरह का एक साइन हम लोग देते हैं, इस तरह का साइन देते हैं। है इंटीग्रेशन का ही जस्ट एक सिंबल होता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा ई डीएस। चलिए, हो गया। अब जरा इसका हम लोग यूनिट डायमेंशन देख लें कि यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट डायमेंशन क्या होता है।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखिए। E डॉट ds कहिए चाहे E, ds cos थीटा कहिए। तो ऐसा यूनिट हो गया। E इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वोल्ट पर मीटर भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वोल्ट पर मीटर हो गया, ds का मीटर स्क्वायर और cos थीटा का तो होगा नहीं, मीटर मीटर कट गया। तो एक और यूनिट होता है वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो गया वोल्ट मीटर। अब जरा डायमेंशन देख लीजिए। डायमेंशन, E का डायमेंशन, ds का डायमेंशन, cos थीटा का डायमेंशन। E का क्या होता है आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज, ds cos थीटा। फोर्स का हो गया mlt-2, चार्ज का हो गया at, एरिया का हो गया l स्क्वायर, cos थीटा का तो होता नहीं। ये हो गया m l के पावर 3 t के पावर -3 a के पावर -1। m l के पावर 3 t के पावर -3 a के पावर -1। ये तो हो गया। अब जरा कुछ इसका स्पेशल केस देखिए। Some special cases। एक देखिए केस 1। When थीटा इक्वल टू 0, तो क्या होगा? डी फाई का वैल्यू E ds cos 0 E इंटू ds, यहां पॉजिटिव हो गया। E ds का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, मतलब इस तरह का है, मतलब एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, और इसका एरिया वेक्टर भी इधर है। तो दोनों का बीच का एंगल हो गया थीटा। थीटा इक्वल टू 0 हो गया। तो थीटा इक्वल टू 0, तो फ्लक्स का वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम होता है। केस 2, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और कोई इस तरह का एरिया वेक्टर है, तो डायरेक्शन हो जाएगा इधर, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा E ds cos 90, E ds cos 90 0,
तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाता है 0। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके प्लेन से होकर के गुजर रहा है, प्लेन से होकर के गुजर रहा है, तो प्लेन से गुजरेगा मतलब एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो थीटा हो जाएगा 90 90 और थीटा 90 हो गया तो फ्लक्स का वैल्यू हो गया 0 हो गया। एक और देखिए, केस 3, थीटा इक्वल टू 180। 180 का मतलब ये हो गया, यदि कोई सरफेस है, इधर से भी तो सरफेस ले सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट टू राइट है, और सरफेस एरिया, सरफेस मेजरमेंट कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो यहां थीटा हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा E ds cos 180, E ds cos 180 माइनस 1 E इंटू ds। ये भी मैक्सिमम होता है, इसको हम मिनिमम नहीं करेंगे, ये 0 हो गया मिनिमम। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक नंबर है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का नंबर है। जब नंबर है तो काउंटिंग करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कभी भी नेगेटिव जो काउंटिंग होता है वो मिनिमम नहीं होता है। तो जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तब फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा, वो मिनिमम कहलाएगा। लेकिन जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस समय भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मैक्सिमम पास कर रहा है, मतलब नंबर तो पॉजिटिव है, तो नंबर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू यहां हम लोग कहते हैं मैक्सिमम कहते हैं, मैक्सिमम कहते हैं। भले ही यहां नेगेटिव आ रहा है लेकिन फिर भी ये नंबर है, तो नंबर हमेशा नंबर है, काउंटिंग है, कितना नंबर पास कर रहा है, तो फिर यहां इसको हम लोग मैक्सिमम ही कह सकते हैं। मतलब यहां हम लिख सकते हैं इफ थीटा का वैल्यू कहता है कि 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, 0 से थीटा का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। 0 या थीटा का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है या कहिए 0 के बराबर भी है, तो 0 के तब कहता है देन फ्लक्स क्या होता है, इज पॉजिटिव। फ्लक्स इज पॉजिटिव। बी, थीटा का वैल्यू यहां क्या है 90 से कम है, जब 90 के बराबर हो जाएगा तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा 0, और थीटा का वैल्यू कहता है 90 से बड़ा हो लेकिन 180 के छोटा हो या 180 के बराबर हो, तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा, फ्लक्स इज पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, फ्लक्स इज नेगेटिव। थीटा का वैल्यू 0 के बराबर हो, 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, तो 90 से छोटा हो तो फ्लक्स का वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है। जब 90 के बराबर हो जाएगा तो फ्लक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है तो कहता है फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। इसको लिखिए, इसके बाद एक जरा क्वेश्चन एक लिखिए।
देखिए यही एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर सरफेस ऑफ सिलेंडर शोन इन फिगर। एक सिलेंडर है, सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास कर रहा है E, तो करता है कि इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इसमें 3 गो सरफेस है। एक ये सरफेस है, ये रहेगा सर्कुलर सरफेस, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है φ1। ये भी सर्कुलर है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा φ2। और इसके चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल सरफेस होता है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा φ3। तो फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर में 3 गो सरफेस होता है, 2 सर्कुलर होता है, एक सिलिंड्रिकल सरफेस होता है। तो 3 गो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। पहला सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक सिलिंड्रिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई का वैल्यू यहां देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। तो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, थीटा का एंगल हो गया 0 हो गया। तो फाई इक्वल टू लिख सकते हैं E ds cos 0। ये देखिए φ2, इसका एरिया वेक्टर हो गया इधर राइट टू लेफ्ट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो लेफ्ट टू राइट है, तो यहां थीटा हो गया 180। तो φ2 का वैल्यू हो गया E ds cos 180। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वही है, लेकिन ये सरफेस इधर है, सरफेस इधर हो जाएगा, एरिया नॉर्मल, एरिया वेक्टर। तो यहां थीटा हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया E ds cos 90, E ds cos 90। φ1 का वैल्यू हो गया E ds cos 0, φ2 का वैल्यू हो गया E ds cos 180, और φ3 का वैल्यू हो गया E ds cos 90। E ds cos 90 cos 0 1, E ds cos 180 minus 1, E ds cos 90 0। ये हो गया E इंटू ds माइनस E इंटू ds प्लस 0। मतलब यहां भी फ्लक्स का वैल्यू हो गया 0। यदि कोई एक सिलेंडर दिया हुआ है, कोई सिलेंडर को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होता है 0। इसी तरह आगे भी एक जान लीजिए कि यदि कोई क्लोज सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमेशा फ्लक्स का वैल्यू 0 ही होता है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, आ जाएंगे गॉसियन गॉस थ्योरम के बारे में। ठीक है।